हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आज आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए लेक्चर में। आज हम 3 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स देखेंगे और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए, जिनमें सबसे एक्सपेंसिव सिटीज़ का लिस्ट आए है। योगी आदित्यनाथ की योगी आदित्यनाथ जो है उनकी एक फ्यूचर ट्रिप, उसके बारे में हमें कुछ चर्चा करनी है। इसके अलावा TCS भी आज भी न्यूज़ में है, कल भी हमने इनके बारे में एक न्यूज़ जानी थी। फिर हमारे पास मिस अर्थ के बारे में एक न्यूज़ आई है, जो अभी एक महिला है जो नई मिस अर्थ बनी है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा भी एक नई एक्सरसाइज है जिसके बारे में जानेंगे, और फिर लास्ट में जब हमारा क्लास एंड होगा तो तब हम आज का इम्पोर्टेंस, आज 3 दिसंबर 2022 की इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानेंगे। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ। और हमारा पहला जो पॉइंट है आज, वो पॉइंट है वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव सिटीज के बारे में। दुनिया की जो सबसे एक्सपेंसिव सिटीज है उसकी एक लिस्ट बनाई गई है, और ये लिस्ट बनाने का काम किया है एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जिनका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इस ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटीज का लिस्ट बनाया है। और ये जो लिस्ट है, इनमें 2 सिटीज ने टॉप किया है। 2 सिटीज का नाम है न्यूयॉर्क और दूसरा है सिंगापुर। अब एक्सपेंसिव सिटीज का मतलब क्या? ऐसी सिटीज की जहां पे रहना बहुत महंगा है, बराबर। तो ऐसी सिटीज की लिस्ट बनी है। तो इनमें टॉप किया है पहले 2 सिटीज ने, जिनमें आप देख सकते हैं यहां पे आपको लिस्ट भी दिखेगी पहले 10 कंट्रीज की, जिनमें सिंगापुर और न्यूयॉर्क दोनों भी फर्स्ट नंबर पे है, दोनों ने टॉप किया है। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है टेल अवीव का। अब टेल अवीव जो है वो एक इजराइल की कंट्री है, इजराइल की सिटी है। टेल अवीव इज एन इजराइलियन सिटी। तो ये इजराइल की जो सिटी है टेल अवीव, ये पिछले साल सबसे महंगी सिटी की लिस्ट में सबसे ऊपर थी, यानी टेल अवीव ने टॉप किया था। इस बार टेल अवीव तीसरे रैंक पे गया है, और पहले के दोनों रैंक, फर्स्ट दोनों सिंगापुर और न्यूयॉर्क के हिस्से आया है। इंडियन सिटीज का इसमें क्या हाल है? तो इंडियन सिटीज में बेंगलुरु ये सबसे महंगी सिटी साबित हुई है। इसके बाद नाम आता है चेन्नई का, और फिर नाम आता है अहमदाबाद का। तो आप यहां देख सकते हैं बेंगलुरु ने इंडिया में टॉप किया है, सेकंड है चेन्नई, और फिर है अहमदाबाद। लेकिन अगर हम वर्ल्ड ओवर रैंकिंग में इनके नंबर्स देखें तो वो काफी लेट है, काफी बाद में है। जैसे बेंगलुरु 161 नंबर पे आता है, चेन्नई 164 पे आता है, और अहमदाबाद 165 पे आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने लायक बात इसमें यह भी है कि ये जो महंगाई बढ़ी भी है, वो महंगाई बढ़ने में इन्फ्लेशन और रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो तो कारण है ही, पर इसका जो इंपैक्ट है वो एज कंपेयर टू एशियन सिटीज, बाकी की सिटीज पे ज्यादा पड़ा है। एशियन सिटीज हैव बीन सक्सेसफुल इन एब्सॉर्बिंग द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर। तो एशियन कंट्रीज में, जैसे बाहर की कंट्रीज में, एशिया की बाहर की कंट्रीज में जो सिटीज है, वहां पे एक्सपेंसिव जो सिटीज रही है उनमें 8.1% से बढ़ा है एक्सपेंसिव वो कॉस्ट ऑफ लिविंग। लेकिन वही कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, यानी जो रहने के लिए आपको खर्चा लगता है, उसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं। तो ये जो रहने का खर्चा है वो 8.1% से बढ़ा है बाहर के शहरों में। लेकिन वही एशिया की शहरों की अगर आप बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिर्फ 4.5% से बढ़ा है। तो इससे ये भी बात ध्यान में आती है हमारे कि एशियन कंट्रीज हैव डन बेटर इन एब्सॉर्बिंग द इन्फ्लेशन और द इंपैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट ध्यान में आ गया होगा डिटेल में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी ऐसा ही कुछ तो भी रिलेटेड पॉइंट है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस पे हमको ध्यान देना है। अभी का जो हमने पॉइंट देखा था इससे पहले का, वो था कि शहरों में रहने का जो खर्चा आता है वो कौन से शहरों में सबसे ज्यादा है। तो न्यूयॉर्क और सिंगापुर में रहने का खर्चा सबसे ज्यादा है, इसका मतलब वो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटीज है। अब जो हम इंडेक्स देख रहे हैं या रैंकिंग देखेंगे वो है ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स। ये ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स जो है ये हर क्वार्टर का अलग आता है, यानी ये अभी आया है थर्ड क्वार्टर का ऑफ 2022, 2022 का थर्ड क्वार्टर का ये इंडेक्स आया है। और इसमें इंडिया से, यानी इंडिया की तरफ से
मुंबई ने टॉप रैंक किया है और ग्लोबल लिस्ट में मुंबई 22nd रैंक पे पहुंची है। तो ग्लोबल लिस्ट में मुंबई 22वें रैंक पे पहुंची है और इंडिया में ये सबसे टॉप किया है। पर ये है क्या? अब ये इंडेक्स का इंडेक्स है। इसके पहले का जो हमने देखा वो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का था, यानी महंगाई का। पर ये कौन सा इंडेक्स है? तो ये इंडेक्स है कि रेसिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज है उनके प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं उसके बारे में इंडेक्स है। यानी ये रैंकिंग आपको क्या बताएगी कि ऐसे कौन से शहर है कि जिन शहरों में ईयर ऑन ईयर यानी साल दर साल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की जो प्राइसेस है वो बढ़ी है, और जिनमें सबसे तेजी से बढ़ी है उन कंट्रीज की लिस्ट आपको यहां पे मिलेगी। तो उसमें ये जो बनाया गया है ये एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म जिनका नाम है नाइट फ्रैंक। ये नाइट फ्रैंक नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने इस लिस्ट को जारी किया और ये जो लिस्ट जारी हुई उसमें इंडिया की तरफ से जो टॉप किया है वो सिटी है मुंबई। इसके अलावा मुंबई के बाद 27वें नंबर पे आपको बेंगलुरु का नाम दिखेगा। इसके बाद न्यू दिल्ली का भी नाम आपको 36 नंबर पे इसमें दिखेगा। दुनिया में ऐसी कौन सी सिटी है जहां पे सबसे ज्यादा रेट से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े हैं? तो द सिटी इज दुबई। दुबई में 88% से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े हैं। मुंबई का वही आंकड़ा अगर देखें हम लोग तो वो ऑलमोस्ट 4.5% है। 4.5% से प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े, लेकिन दुबई में द रेट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 88%। यानी अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है ना, अगर पैसा वैसा होगा तो मस्त दुबई में जाके इन्वेस्ट करो। यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करके मतलब नहीं है, तो दुबई में जाके करना। ठीक है, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। दोनों इंडेक्सेस आपको ध्यान में आ गए होंगे। पहला जो इंडेक्स था वो इंडेक्स था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से सबसे महंगे शहर कौन से है, और दूसरा जो इंडेक्स है वो इंडेक्स है कि ऐसे कौन से शहर है जिनमें प्रॉपर्टी के रेट्स, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट्स सबसे तेजी से बढ़े हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड। अब ये योगी आदित्यनाथ हम सबको पता है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। उत्तर प्रदेश में व्यवसाय आना चाहिए इसलिए वो प्रयास कर ही रहे, जैसे सारे सीएम करते हैं वो भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास का एक हिस्सा है कि अब वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ये जो होने वाला है वो जनवरी 16 से लेके जनवरी 20 तक 2023 में होने वाला है डेवोस ये सिटी में। यहां पे योगी आदित्यनाथ अपनी प्रेजेंस वहां पे देंगे, मतलब वो भी वहां जाने वाले हैं, प्रेजेंट रहने वाले हैं। हमको दो चीजें यहां ध्यान में रखनी है। पहली कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है वो होने वाला है डेवोस में। ये यहां लिखा हुआ है डेवोस, बराबर है। और इनका जो यहां जो हिस्सा लेंगे वो कौन हिस्सा लेंगे, तो वहां पे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां जाने वाले हैं। अब और ये पहले उत्तर प्रदेश के ऐसे सीएम हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेंगे। वहां पे ये शोकेस करेंगे अलग अलग बिजनेसेस को कि उत्तर प्रदेश में बिजनेस ग्रो करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है, और उनको शायद वहां जाके अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को यूपी में आके व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए उनको ऑफर्स देंगे अच्छी सी। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, और ये 1971 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल ऐसी मीटिंग करवाता है जहां पे, हम इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं ऐसी मीटिंग को, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी पब्लिक सिस्टम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी पब्लिक इन द सेंस सरकार, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इसमें अलग अलग कंट्रीज के हेड्स भी आते हैं, फिर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं। इसके अलावा वहां पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के भी हेड्स और रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। मतलब सरकारें अपनी ओर से शोकेस करने की कोशिश करती है कि वो कौन सी ऑफर इन प्राइवेट कंपनीज को देंगी, और प्राइवेट कंपनीज को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो देखे जाने
कि उनको बिजनेस डेवलप करने के लिए या लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए कौन सी जगह, कौन सी कंट्री, कौन सा शहर सबसे अच्छा है। तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश को शोकेस करने के लिए डेवोस में कौन जा रहा है? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। अब इनका जो ये पूरा डेवोस का टूर होगा वो ऑर्गेनाइज करने का काम जो दिया गया है वो दिया गया है इन्वेस्ट यूपी को। इन्वेस्ट यूपी, ये इन्वेस्ट यूपी एक यूपी गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम है जिसके अंदर यूपी गवर्नमेंट प्रमोशन करना है यूपी गवर्नमेंट का, या फिर फैसिलिटेशन करना है, काफी सारी चीजों को वहां पे कैसे अवेलेबल है नहीं है ये बताना है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है इन्वेस्ट यूपी, और इनको ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि योगी जी को जो ट्रिप होगी डेवोस में उसको पूरा अच्छे से मैनेज करने की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट एज वेल। लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और क्या है, चलो टीसीएस से और एक न्यूज है, अगली न्यूज। ये टीसीएस से जो न्यूज है, कल भी हमने टीसीएस के बारे में कुछ न्यूज पढ़ी थी। वो न्यूज क्या थी, थोड़ा रिवाइज करें शॉर्ट में। कल हमने क्या देखा था टीसीएस के बारे में कि टीसीएस को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है रेल डिलीवरी ग्रुप का, जिसमें वो रेल डेटा मार्केट प्लेस जो बनाने की बात कर रहे हैं, वो अब रेल डेटा मार्केट प्लेस टीसीएस बनाएगा 6 साल के लिए और उसको मैनेज करेगा। तो ये हमने कल बात की थी। आज टीसीएस किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि आज टीसीएस के बारे में ये न्यूज आई है कि वो इंडिया की टॉप विमेन एम्प्लॉयर बन गई है। टॉप विमेन एम्प्लॉयर, इंडिया की सबसे ज्यादा महिलाएं अगर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करती है तो वो है टीसीएस। टॉप विमेन एम्प्लॉयर इन इंडिया, सबसे ज्यादा महिलाओं का स्टाफ यहाँ पे है। वैसे भी टीसीएस ये इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, उनमें अभी संख्या महिलाओं की भी बहुत ज्यादा है। अगर हम टोटल आंकड़ा देखें तो टीसीएस के पास अभी फिलहाल 5,92,195 एम्प्लॉइज है, जिनमें से ऑलमोस्ट अभी 2,10,000 विमेन एम्प्लॉइज है। तो दिस अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 35%, ये 35% है। वही अगर जो इन्फोसिस है वो सेकंड रैंक पे आया है। एक्चुअली इन्फोसिस में जो विमेन एम्प्लॉइज का परसेंटेज है वो परसेंटेज इज 40%, विच इज मोर देन टीसीएस, लेकिन जो नंबर ऑफ विमेन एम्प्लॉइज है वो कम है। ये ऑलमोस्ट 1.25 लाख के आसपास विमेन है जो यहाँ पे एम्प्लॉयड है। तो इनका भले ही परसेंटेज ज्यादा है इन्फोसिस में, पर उनका नंबर कम है। तो नंबर के हिसाब से विमेन एम्प्लॉयर्स में टॉप करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो है टीसीएस। इसके अलावा जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें विप्रो, एचसीएल, आरआईएल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी है। एक ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान खासकर मेरा जो ध्यान है वो खासकर गया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पेज इंडस्ट्रीज। अगर आप देखेंगे ना टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट को, तो उसमें आप पेज इंडस्ट्रीज को देखिएगा। पेज इंडस्ट्रीज में विमेन एम्प्लॉयर का नंबर परसेंटेज है 74%। 74% एम्प्लॉइज 74% एम्प्लॉइज जो है वो विमेन एम्प्लॉइज है। तो ओनली 26% एम्प्लॉइज आर अदर एम्प्लॉइज, राइट। तो 74% एम्प्लॉइज आर विमेन एम्प्लॉइज। और ये ऑर्गेनाइजेशन है पेज इंडस्ट्रीज। ऑल्दो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनके बहुत कम होने की वजह से, बहुत कम इसके कंपैरिजन में, मैं टीसीएस का कंपैरिजन में बहुत कम कह रहा हूं, वैसे पेज इंडस्ट्रीज में बहुत लोग काम करते हैं, राइट। और उसमें भी 74% एम्प्लॉइज आर विमेन एम्प्लॉइज। तो इसके तरफ भी आपका ध्यान खींचना था। आई होप ये इनकी आइडिया क्लियर हो गई होगी कि इंडिया का सबसे बड़ा विमेन एम्प्लॉयर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना है। तो आपको ध्यान में रखना है, द ऑर्गेनाइजेशन इज टीसीएस, राइट। नेक्स्ट, what do we have more? So we have a news about Cell and change of ownership के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या है, देखो क्या है, आईडीएफसी जो कंपनी है, यानी इनकी जो पेरेंट कंपनी है आईडीएफसी की, वो आईडीएफसी की पेरेंट कंपनी का जो नाम है वो है आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। इनका नाम है आईडीएफसी
फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, मैं यहां लिख दूं अगर कहीं नहीं होगा तो, हाँ ये यहां पे आपको दिखेगा, आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये क्या कर रही है, ये जो मेन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी दो ऑर्गेनाइजेशंस को सेल करना चाहती है, इनको दो ऑर्गेनाइजेशंस को सेल करना है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, एक है आईडीएफसी एएमसी, इस एएमसी का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो आईडीएफसी एएमसी, आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और दूसरी जो है वो है आईडीएफसी एएमसी ट्रस्टी कंपनी, आईडीएफसी एएमसी ट्रस्टी कंपनी। अब आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये जो पेरेंट कंपनी है, ये इन दोनों कंपनी को बेचना चाहती है। बेचना किसको है, तो ये कंसोर्टियम को बेचेगी। कंसोर्टियम मतलब एक ग्रुप है, तीन कंपनीज का ग्रुप है जिसको हम कंसोर्टियम बोलेंगे, तो एक ग्रुप को बेचेगी। वो ग्रुप तीन कंपनी से बना है। वहां तीन कंपनीज कौन सी है, तो वहां पे है बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, जीआईसी और क्रिस कैपिटल। ये तीन कंपनी का एक कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम मतलब ग्रुप समझ लीजिए। तो ये तीन कंपनीज मिलके आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से आईडीएफसी एएमसी और आईडीएफसी एएमसी ट्रस्टी कंपनी इनको खरीदेगी। अब ये दो ऑर्गेनाइजेशंस को बेचने के लिए आईडीएफसी को काफी सारी परमिशन लेनी पड़ी। ये प्रोग्राम शुरू कहां से होता है, समझो किसी कंपनी को अगर कुछ बेचना है तो वो प्रोग्राम शुरू कहां से करेंगे, सबसे पहले तो उनको परमिशन लेनी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। तो आईडीएफसी का जो बोर्ड है, आईडीएफसी का जो बोर्ड है वो आईडीएफसी का बोर्ड जो है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन्होंने पहले अप्रूवल दिया। अब ये जो अप्रूवल दिया था बोर्ड ने, ये दिया था अप्रैल में। अब देखो इसको कितना समय लगता है ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा। इन्होंने बोर्ड ने जो अप्रूवल दिया था वो दिया था अप्रैल में। अब उसके बाद फिर ये बोर्ड का अप्रूवल लेने के बाद फिर इनको जाना पड़ा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। फिर ये गए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके पास जाने के बाद इनसे अलग से अप्रूवल लाना पड़ा, और इनसे जो अलग अप्रूवल मिला वो मिला फिर अगस्त में। फिर इसके बाद उनको जाना पड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, फिर ये गए आरबीआई के पास। आरबीआई ने भी बोला हाँ ठीक है आप बेच सकते हैं, आरबीआई ने भी अप्रूवल दिया। अब ये दिया नवंबर में, और ये तीनों अप्रूवल के बाद अब चौथा अप्रूवल आया है, वो अप्रूवल दिया है सेबी ने। तो सेबी का अप्रूवल आया है, सेबी इसका जो अप्रूवल आया है वो आया है दिसंबर में। तो देखिए यानी बोर्ड ने अप्रूवल देके 6-7 महीने हो गए, अभी 9 महीने ऑलमोस्ट, 9 महीने बाद सेबी का अप्रूवल आया है। ठीक है, तो इतना समय लगता है अगर किसी कंपनी को किसी और कंपनी को बेचना है तो। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईडीएफसी जो है, आईडीएफसी एएमसी, उसको सेबी का नॉड मिल गया है। नॉड मतलब हाँ मिल गया है, अप्रूवल मिल गया है ताई के लिए कि वो अपना ओनरशिप चेंज कर सके। तो अब इनका ओनरशिप कौन करेगा, इनका ओनरशिप जो करेगा वो एक कंसोर्टियम करेगा जो कि 3 कंपनी से बना है, बंधन फाइनेंशियल, जीआईसी और क्रिस कैपिटल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। फाइनेंशियल अवेयरनेस का पॉइंट था इसलिए थोड़ा सा डिटेल में समझाया। चलो नेक्स्ट, और क्या है, अब तो न्यूज है मिस अर्थ के बारे में। मिस अर्थ, और ये न्यूज सिर्फ मिस अर्थ नहीं है, इसमें मिस आग है, मिस पानी है, मिस हवा है, सब मिस है ना। तो देखेंगे इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। मिस साउथ कोरिया की, इनका नाम जानेंगे, साउथ कोरिया की मीना सू चोई, ये साउथ कोरियन विमेन है जिनका नाम है मीना सू चोई। ये मिस अर्थ बनी है, मिस अर्थ 2022। इनका नाम याद रखना पड़ेगा हमको, इनका नाम है मीना सू चोई। तो मीना सू चोई ये बनी है मिस अर्थ 2022। ये जो प्रोग्राम हुआ था, ये जो पीजेंट का कोरोनेशन हुआ था, यानी जो
वो ताज पहनाने की जो पूरा प्रोग्राम हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये हुआ था मनीला में। मनीला किधर है, फिलीपींस में ना। तो ये फिलीपींस में है, तो फिलीपींस में ये हुआ था प्रोग्राम। और यहाँ पे उनको मिस अर्थ 2022 बनाया गया, किसको, मीना सू चोई इनको। इसके अलावा वहां पे काफी सारे प्राइजेस और दिए गए, जैसे आप यहां नाम देख सकते हैं, मिस फायर। मिस अर्थ देने के बाद फिर दिया मिस फायर। मिस फायर 2022 किसको मिला, एंड्रिया एग्विलेरा को। एंड्रिया एग्विलेरा, एंड्रिया एग्विलेरा कम्स फ्रॉम कोलंबिया, इनको मिला है। दूसरा मिस वाटर, आग हो गया अभी पानी, मिस वाटर 22 किसको मिला है, ये मिला है पैलेस्टाइन की नदीम अयूब को। नदीम अयूब, तो नदीम अयूब को ये मिस वाटर का खिताब मिला है। और तीसरा जो खिताब है वो है मिस एयर, आपको यहां दिखेगा मिस एयर 2022, ये मिला है शेरिडन मोर्टलॉक को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आती है। तो आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा वैसे अभी कि एक ही फंक्शन में काफी सारे अवार्ड दिए गए। सबसे बड़ा अवार्ड आपको मिस अर्थ होता है, तो मिस अर्थ जो दिया गया वो साउथ कोरिया की मीना सू चोई को दिया गया। इसके अलावा भी 3 अवार्ड दिए गए, जिनमें मिस फायर है, मिस वाटर है और मिस एयर के अवार्ड है। तो ये भी खिताब वहां पे दिए गए। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम इसके अलावा और ले लेते हैं, जैसे मिस इंडिया। अभी फिलहाल मिस इंडिया कौन है, मिस इंडिया अभी कौन है, तो इनका नाम है सिनी शेट्टी। सिनी शेट्टी ये मिस इंडिया है, एंड शी कम्स फ्रॉम, सिनी शेट्टी शी कम्स फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटक से आती है। इसके अलावा मिस वर्ल्ड कौन है, इनका नाम तो अभी पता ही होना चाहिए हमको, मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड कौन है, मिस वर्ल्ड है हरनाज संधू, हरनाज संधू। इसके अलावा अगर आपको मिस यूनिवर्स का भी नाम पूछा जाए, तो अभी फिलहाल जो मिस यूनिवर्स है उन थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने मिस वर्ल्ड की जगह मिस यूनिवर्स बोल दिया। मिस यूनिवर्स जो है वो है हरनाज संधू, वेरी सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लेना। मिस यूनिवर्स जो है वो है हरनाज संधू, और मिस वर्ल्ड जो है उनका नाम है, यहां लिखता हूं, मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड जो बनी है उनका नाम है कैरोलिना बिलावास्का, कैरोलिना बिलावस्का, ये पोलैंड की है, तो ये मिस वर्ल्ड है। तो इन 4 नामों के अलावा हमको वो उधर के भी 3 नाम याद रखने, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही बुरी है यहाँ पे, लेकिन आपको नाम याद रखने हैं। नाम आपको फिर से गिनवा दूं, मिस वर्ल्ड है कैरोलिना बिलावास्का, मिस इंडिया है सिनी शेट्टी, शी इज फ्रॉम कर्नाटक, एंड मिस यूनिवर्स है हरनाज संधू। इसके अलावा अभी हमने मिस अर्थ 2022, उसी प्रोग्राम में जो बाकी अवार्ड्स दिए, जैसे मिस फायर, मिस वाटर और मिस एयर के बारे में भी जाना है। आई होप you have understood and you will try and remember most of these names. चलो यहां से आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। और पिछले 3-4 दिनों से हम अलग अलग एक्सरसाइज के बारे में बात कर ही रहे थे। तो हमने अभी तक काफी सारी एक्सरसाइज के बारे में बात की, जिनमें जो पहली एक्सरसाइज थी वो इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में चल रही थी, जो गरुड़ शक्ति थी, हमने उसके बारे में बात की। फिर हमने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ऑस्ट्रा हिंद है उसके बारे में बात की थी। फिर हमने इंडिया और मलेशिया के बीच में जो हरिमाऊ शक्ति नाम से एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें गढ़वाल राइफल्स हिस्सा ले रहे हैं इंडिया की ओर से, उसके बारे में बात की। और अभी जो हम बात करेंगे वो है एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है अग्नि वॉरियर। तो ये एक्सरसाइज का नाम है अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर ये जो एक्सरसाइज होती है वो होती है इंडिया के और सिंगापुर के बीच में।
तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज होती, हमको इतना याद रखना है। और इस बार की जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो एक्सरसाइज हुई अग्नि वॉरियर, उसका कौन से नंबर का एडिशन था? तो ये 12वें नंबर का एडिशन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको एक्सरसाइज का एडिशन ध्यान में रखना है। तो इट वॉज द 12th एडिशन, जिसमें इंडिया की आर्मी और सिंगापुर की आर्मी ने साथ में हिस्सा लिया था। फोटो में देख सकते हैं, एक्सरसाइज का नाम दिया गया है अग्नि वॉरियर। अब दूसरा एक सवाल आता है कि ये हुई कहां थी? तो ये हुई थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र में कहां? तो महाराष्ट्र में फील्ड फायरिंग रेंज है। महाराष्ट्र में फील्ड फायरिंग रेंज है। फील्ड फायरिंग रेंज, ये जो फील्ड फायरिंग रेंज है, ये फील्ड फायरिंग रेंज है देवलाली में। देवलाली, तो यहां पे ये देवलाली में फील्ड फायरिंग रेंज में ये एडिशन हुआ। तो हमको ये याद रखना है, दोनों चीजें याद रखना है। पहली की जो एक्सरसाइज हुई वो किन दो कंट्रीज के आर्मीज के बीच में हुई, इंडिया एंड सिंगापुर। और दूसरी कि ये कहां हुई, तो ये महाराष्ट्र के देवलाली के फील्ड फायरिंग रेंज में हुई है। चलो, तो विद दिस आई थिंक वी कम टू द एंड ऑफ दिस पॉइंट। व्हाट डू वी हैव मोर? ओह, गुड न्यूज फ्रॉम BIS। BIS के बारे में हमको पता है क्या है। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। द फुल फॉर्म इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS को पहले हम ISI के नाम से भी जानते थे, बराबर है, बाद में इसका BIS बना। ठीक है, तो BIS ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली इंडिया में नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है। यानी इंडिया में जो काफी अलग चीजों के स्टैंडर्ड्स बनाने की जब बात आती है तो वो कौन बनाता है? वो बनाता है BIS। अब BIS ने 6 बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ ये MOU साइन किया। देखो, 6 बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ MOU साइन किया है, बड़े इंस्टीट्यूट्स, और वो भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है। इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम आपको यहां दिखेंगे, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, IIT इंदौर आपको दिखेगा यहाँ पे, IIT पटना आपको दिखेगा, IIT मद्रास दिखेगा, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT त्रिची। इन 6 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपको दिखेंगे। अब ये हुआ क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है कि BIS ने ये MOU साइन क्यों किया। क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि इन इंस्टीट्यूट्स ने अपने सिलेबस में कंपल्सरीली इंडियन स्टैंडर्ड्स को इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहिए सिलेबस का। इन्होंने अपने करिकुलम में इंडियन स्टैंडर्ड्स को पढ़ाना चाहिए, और इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन भी राजी हुई कि नहीं, ये स्टैंडर्ड्स के बारे में बताना बच्चों को बहुत जरूरी है ताकि उनको स्टैंडर्ड्स के बारे में पता चले। और इसीलिए स्टैंडर्ड्स को, इंडियन स्टैंडर्ड्स जो भी है उसको करिकुलम का हिस्सा बनाने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ये पहल की है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है। सिर्फ ये 6 इंस्टीट्यूट से क्यों, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने भी इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए और इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो दिस इज अ गुड मूव ऑन द पार्ट ऑफ BIS। वी शुड ऑल अप्रिशिएट द गुड मूव। नेक्स्ट, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है इंडिया की हिस्ट्री में, जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। मूवमेंट का नाम है चिपको मूवमेंट, जो हमने बचपन में अपनी स्कूल की किताबों में जिसके बारे में पढ़ा है, चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट पे एक किताब लिखी गई। वो किताब जो लिखी गई, वो किताब लिखी गई है शेखर पाठक द्वारा। उनका नाम मुझे, हाँ, ये यहाँ पे आपको दिखेगा, शेखर पाठक, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। और इसको ट्रांसलेट जो किया है, वो ट्रांसलेट किया है मनीषा चौधरी ने। इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेटेड बाय मनीषा चौधरी। ट्रांसलेटेड बाय मनीषा चौधरी। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। पहला नाम शेखर पाठक ने ये किताब लिखी है, दूसरा
इसको हिंदी में जो ट्रांसलेट किया है वो किया है मनीषा चौधरी ने। तो इनकी जो ये किताब है, ये किताब को फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे ये किताब है, और इस किताब को एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, उसका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज। तो ये जो प्राइज है वो शेखर गुप्ता की चिपको मूवमेंट पे लिखी हुई किताब को ये प्राइज इस साल का दिया गया है। अब एक स्टैटिक के तौर पे भी हमको ये पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है चिपको मूवमेंट ये इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में, जैसे मैंने कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट था, जिसमें अगर आपको याद होगा ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसकी शुरुआत की थी। अब उत्तराखंड, अभी तो उत्तराखंड में जो पार्ट है, जो गढ़वाल हिल्स का जो पार्ट है, यानी हिमालय के फुट हिल्स, वो जो पार्ट है वो पहले उत्तर प्रदेश में आता था। 1973 की बात कर रहा हूँ। तो वो उनके फुट हिल्स में आता, हिमालय के फुट हिल्स में, और वहां पे बहुत लार्ज प्रोपोर्शन में डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, और वो काफी लार्ज नंबर में ट्रीज की कटिंग कर रहे थे। ऐसे समय पे लोगों को यह ध्यान में आया कि इस डिफॉरेस्टेशन से उनको बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो लोग तो वहां रहते थे। नुकसान हो रहा है ये पता कैसे चला? जब डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स होना शुरू हो गए। डिफॉरेस्टेशन की वजह से अलकनंदा नदी में बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ आना शुरू हो गए। तब उनको ध्यान में आया कि ये जो कर रहे हैं कि लार्ज स्केल पे जो ट्री कटिंग हो रही है इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए, ये गलत है। और ऐसे समय पे एक मूवमेंट करने की जरूरत थी, एक आंदोलन करने की जरूरत थी। और वो आंदोलन जो किया गया वो था कि एक पेड़ को जाके पकड़ लो, ठीक है ना। एक पेड़ को जाके चिपक जाते थे लोग एक राउंड करके, महिलाएं, बच्चे, मेन, पुरुष, इन सब ने इसमें हिस्सा लिया था। और जो मूवमेंट बनी थी वो बहुत बड़ी मूवमेंट बनी थी, जिसको चिपको मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं। तो इसी पे शेखर पाठक ने एक बुक लिखी है और उसको ट्रांसलेट किया है मनीषा चौधरी ने, और इनको जो अवार्ड मिला है ये बुक के लिए, उसका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज। NIF एक्चुअली स्टैंड्स फॉर न्यू इंडिया फाउंडेशन, और ये न्यू इंडिया फाउंडेशन 2018 से ये कर रही प्राइज देने का काम। ये है न्यू इंडिया फाउंडेशन। न्यू इंडिया फाउंडेशन, तो न्यू इंडिया फाउंडेशन जो है, ये न्यू इंडिया फाउंडेशन 2018 से ये प्राइजेस दे रही है। ये 5वां साल है जब ये प्राइज दिया जा रहा है, और इस बार शेखर पाठक की चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, ये बुक को अवार्ड मिला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल से रिलेटेड। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल वैसे एक इंडियन हॉर्नबिल मतलब एक पक्षी होता है, एक बड़ा सा और कलरफुल पक्षी है हॉर्नबिल। उसी के नाम पे एक फेस्टिवल का नाम है, वो फेस्टिवल को बोला जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में होता है। नागालैंड के कौन से शहर में? तो ये होता है नागालैंड के कोहिमा शहर में। वहां की जो कैपिटल है नागालैंड की, कोहिमा, वहां पे ये हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल होता है। इस साल का जो फेस्टिवल है वो 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल है, और ये 1 दिसंबर को शुरू हुआ, और 1 दिसंबर से ये फेस्टिवल चलेगा। ये 1 दिसंबर से शुरू हो गया और ये चलेगा ऑलमोस्ट 10 दिसंबर तक। तो ये 10 दिन का फेस्टिवल है। आपको पता है 1 दिसंबर 1963 को ही नागालैंड बना था, 16वां स्टेट था जब ये इंडिया का स्टेट बना, तब कंप्लीटली लैंडलॉक्ड स्टेट है। और इसी स्टेट में, इसीलिए क्योंकि 1 दिसंबर को नागालैंड बना था, तो 1 दिसंबर से ही ये फेस्टिवल शुरू होता है। नागालैंड का
इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, यानी ये त्योहारों का त्योहार है, जहाँ पे नागालैंड की जितनी भी ट्राइब्स हैं वो सारी ट्राइब्स, अलग अलग कम्युनिटीज वहाँ पे आती है और अपना डांस, म्यूजिक, इन सबको शोकेस करती है। तो नागालैंड के रिच कल्चर को शोकेस करने के लिए ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल, उसका 23rd एडिशन इस बार 2022 में आयोजित हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ये जैसे मैं कहा 1 दिसंबर से शुरू हुआ और अभी ये 10 दिसंबर तक चलेगा। अब इसके साथ हमको कुछ स्टैटिक के पॉइंट्स भी, अगर जैसे स्टेट के बारे में बात आ गई तो स्टेट के बारे में हमारे पास कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, उसको हम रिवाइज कर लेंगे। जैसे चीफ मिनिस्टर जो है नागालैंड के, उनका नाम है नेफ्यू रियो। उसके बाद में गवर्नर कौन है नागालैंड के, चलो बताइए जल्दी अगर याद आ रहा होगा तो। गवर्नर है जगदीश मुखी, ठीक है। और वहां की कैपिटल जो है वो है कोहिमा, और ये कोहिमा में ही ये हॉर्नबिल फेस्टिवल हो रहा है। आई थिंक आपको ये सारे जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। जैसे मैंने कहा ये 23rd फेस्टिवल है, इसका मतलब ये 2000 में, सन 2000 में शुरू हुआ था, है ना। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कब से हो रहा है? सिंस 2000। और स्टेट जो बना था, 1 दिसंबर 1963 को ये स्टेट बना था। तो आपको ये 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। 1 दिसंबर 1963 को स्टेट बना था, तो ये 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब लेट अस मूव टू द लास्ट पॉइंट। आज जो डे है बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज है। हम लोग एग्जाम के फॉर्म भरते हैं ना, तो सारी एग्जाम के फॉर्म में हमको पीडब्ल्यूडीज की कैटेगरी हमेशा दिखती है ना। तो पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या, बहुत लोग पूछते हैं क्योंकि उनको उससे कुछ रहता नहीं, इसलिए। तो पीडब्ल्यूडी स्टार्ट्स विथ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, है ना। कोई भी प्रकार की विकलांगता को हम डिसेबिलिटी को पर्सन, अगर किसी व्यक्ति को होगी तो हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज कहते हैं। मुझे अचानक से वो पहली स्टोरी याद आ गई जो हमने बचपन में सुनी थी, बचपन में पढ़ी है, कि एक अंधा व्यक्ति था और एक लंगड़ा था। तो अंधा भी घर पे नहीं बैठ सकता और लंगड़ा भी घर पे नहीं बैठ सकता। अगर दोनों घर पे बैठ गए, दोनों बैठे ही रहे तो काम कैसे चलेगा। तो जहाँ पे बात आती है कि दोनों के पास किसी ना किसी चीज की कमी है, तो अगर ये दोनों साथ मिल जाए तो ये दोनों भी अपना अपना काम कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा ही इससे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख भी मिलती है कि हम बहुत बार ये सोचते रह जाते हैं कि मेरे पास ये कमी है या वो कमी है। आपके पास अगर किसी चीज की कमी होगी तो आप उनसे हाथ मिलाइए जिनके पास वो चीज है, और आपका काम चलता रहेगा। तो इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और ये किस लिए होता है, इसके मुख्य तो 2 कारण हैं। पहला है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी पीडब्ल्यूडीज के कुछ राइट्स भी है, और इनकी वेलबींग के लिए कुछ चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है। दूसरा, इनके पर्सन विद डिसेबिलिटीज के को बहुत सी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जो बाकी व्यक्तियों को शायद नहीं करना पड़े। तो ऐसी सारी सिचुएशंस के बारे में लोगों को अवेयर कराया जाए, ताकि उनकी लाइफ में हमारी कुछ ऐसी एक्शंस हो जिनकी वजह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो व्यक्ति हैं जिनमें कोई भी प्रकार की डिसेबिलिटी होगी, उनके लाइफ में अगर एक अच्छा सा चेंज आता है तो हमको उस हिसाब से सोचने की जरूरत है। तो ये आज का डे है। इसका थीम आपको याद करना पड़ेगा, काफी बड़ा सा थीम है। द थीम इज ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूएलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। So this is the theme of इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, और ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 1992 में लाया गया था और वहीं से ये पास हुआ। तो 1992 से हम लोग ये दिन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आई थिंक यू ऑल नाउ नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। लैंग्वेज कोई भी हो, इस बार हमने पिछले 2 क्लासेस हमने हिंदी में लिए, उससे पहले हमने 2 क्लासेस मराठी में लिए। तो लैंग्वेज कोई भी हो, ज्ञान बढ़ते रहना चाहिए।
तो करंट अफेयर्स का क्लास आप ऐसे ही रोज करते जाइए, रोज आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले। ये शायद मैं पहली बार कह रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों की आदत नहीं थी, तो इसको सब्सक्राइब भी करके रखना और हो सके तो इसको लाइक भी करना, और अपने दोस्तों के साथ अगर आप शेयर करना चाहो तो बिल्कुल करना, ताकि उनका भी ज्ञान थोड़ा सा और बढ़े। आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर विद दिस। थैंक यू वेरी मच।